का, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। वी आर डूइंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम बॉडीज, ठीक है। हमारे पास कुछ रेगुलर शेप की बॉडीज है, जैसे कि आपके पास सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है। उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम बॉडीज ऑफ रेगुलर शेप, ठीक है। अगर आपको सिंपली आ जाए 1 मार्क में क्वेश्चन कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा। सपोज आपके पास न्यूमेरिकल आ जाए कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, उसका आपको मास दे दे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दे। तो फर्स्ट आपके पास है, अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म रोड है बेटा, ठीक है, यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ एल। ये 5th यूनिट आज खत्म हो जाएगी, कल इसके न्यूमेरिकल्स करा दूंगी, ठीक है। और फिर हम लोग 6th यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ एल, इसकी लेंथ कितनी है, एल है। तो देखिए इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। देखिए अगर आपको याद हो तो हमने यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ एल का सेंटर ऑफ मास निकाला था, वो कितना था, L/2। याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अभी हम जो निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ L वो क्या होगा, तो वो होगा आपके पास I इज इक्वल टू 1/12 mr², ठीक है। m मीन्स ये जो रोड है जिसकी लेंथ L है, व्हाट इज इट्स मास, तो m रिप्रेजेंट्स इट्स मास। r क्या है बेटा, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस L को क्या करोगे, लेंथ को आप क्या करोगे, रोटेट करोगे। तो रोटेट करोगे तो किसी प्लेन में रोटेट करोगे, ठीक है। एक्स वाई प्लेन हो सकता है, वाई जेड प्लेन हो सकता है, जेड एक्स प्लेन हो सकता है। तो देखिए प्लेन के अंदर आपके दो ही एक्सिस आ रहे हैं, आइदर एक्स वाई, आइदर वाई जेड और जेड एक्स। एक एक्सिस आपका स्टिल रिमेनिंग है, तो उस एक्सिस के अलोंग आपकी रोड क्या करेगी, रोटेट करेगी, ठीक है। तो जो लेंथ होगी, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा रोड का फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो क्या है यहाँ पे, r। तो r क्या है, r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस पॉइंट से आप क्या कर रहे हो, इसको रख रहे हो और एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना डिस्टेंस है उसको आप क्या लिख रहे हो यहाँ पे, r। तो यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ L का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए या सिंपली 1 मार्क में पूछ लिया जाए, 4 ऑप्शंस आर गिवन इन द पेपर, देन यू विल मार्क दिस एज योर आंसर, ठीक है। आपके पास एक यूनिफॉर्म, देखिए यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लैमिना है। लैमिना मतलब कोई शेप है आपके पास, रेक्टेंगुलर लैमिना है जिसकी लेंथ आपको L दे रखी है, ब्रेथ आपको B दे रखी है, कुछ इस शेप में, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो इसका बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे I इज इक्वल टू m, तो इस कंप्लीट लैमिना का मास दैट मींस m। और लेंथ और ब्रेथ के साथ कैसे करोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे आप L² प्लस B² ओवर 12, ठीक है। तो ये होगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लैमिना, ठीक है बेटा। अब है थर्ड आपके पास कि अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग हो, ठीक है, कुछ इस तरीके की, और रिंग आपको पता है अंदर से कैसी होती है, होलो, जिसका रेडियस आपको गिवन हो कि रेडियस कितना हो, r हो, उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होगा इस रिंग का वो कितना होगा बेटा, mr² होगा। देखिए ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है। देखिए डिस्क क्या होती है, रिंग क्या होती है, रिंग मैंने आपको बताया होलो, जो आप कई बार हाथ में रिंग डालते हो ना, उससे आप मतलब इसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। उस रिंग का रेडियस होगा लेकिन अंदर से कैसी होगी, ये होलो होगी। लेकिन आप लोगों ने सीडी देखी है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क, ठीक है। तो डिस्क का, रिंग का कैसे निकालना है ये मैंने कल के लेक्चर में रिकॉर्ड किया हुआ है, उस वीडियो को एक बार देख लें। तो अगर आपके पास एक रिंग है जिसका रेडियस कितना है, r गिवन है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सिंपली I इज इक्वल टू mr², m मींस इट्स मास, r इज इट्स रेडियस, ठीक है। फोर्थ आपके पास है कि अगर आप लोगों के पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है जिसका r क्या है, डायामीटर है, ठीक है बेटा।
मतलब आप क्या निकाल रहे हो, अगर आपके पास आर डायामीटर है, डायामीटर के अलोंग आप क्या निकाल रहे हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो, कुछ ऐसे। तो ये डायमीटर दो हो सकते हैं आपके पास, तो डायमीटर के अलोंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो वो आपके पास क्या आएगा, आई एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आपके पास क्या था, ये आप एक्सिस के अलोंग निकाल रहे थे। ठीक है, देन आपके पास है, इसको क्लियर कर देती हूँ, आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, मैंने अभी बताया था आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क हो, तो डिस्क का मैंने अभी आपको एग्जांपल बता दिया था सीडी से, देखिए तो इसका भी रेडियस कितना है आर, उस केस में डिस्क के केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, 1/4 mr²। ये आपके बुक में गिवन है, तो एक बार इस टेबल को देख लें और अच्छे से लर्न कर लें। ठीक है, आपके पास क्या है, एक सिलेंडर है। ठीक है, तो उस सिलेंडर का सेंट्रल एक्सिस के अगर अलोंग आप क्या निकालते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो, तो उस केस में कितना आता है, 1/2 m r1² प्लस r2²। ठीक है, दो रेडियस होंगे, इनर रेडियस आउटर रेडियस, r1² प्लस r2²। अगर आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, अगर उसका रेडियस r है, उस केस में उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट वुड बी 2/5 mr²। अगर आपके पास एक सॉलिड, ये तो स्फीयर है, अगर आपके पास सॉलिड सिलेंडर हो, ठीक है बेटा, सॉलिड सिलेंडर के केस में आपके पास अगर सिलेंडर के एक्सिस के अलोंग अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो दैट वुड बी 1/2 mr²। ठीक है, तो ये सारे आपके बुक में एक टेबल गिवन है, उन सबको लर्न कर लें। ठीक है, आपको उनकी डेरिवेशन पे नहीं जाना है, ना ही आपकी बुक में डेरिवेशंस गिवन है। एक टेबल मिलेगा जिसमें आपको बॉडी मिलेगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन बताया जाएगा, और उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आपको गिवन होगा, तो वो टेबल आप याद कर लें। ठीक है, अब थोड़ा सा अभी से जो टॉपिक्स मैं कराऊंगी दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन सीबीएसई सिलेबस बट यस फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू दे आर इम्पोर्टेंट। तो डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन, इनको थोड़ा सा जस्ट आप एक बार देख लें, न्यूमेरिकल आ गया तो कैसे कर लोगे। ठीक है, डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। देखिए फिक्स्ड एक्सिस का मतलब है कि आप एक्सिस ऑफ रोटेशन को फोर्स लगा के चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वो आपका क्या है, जो रोटेशन रहेगा आपका वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा किसी भी एक्सिस के लिए। तो मैंने ये बोला नहीं कि ये सीबीएसई का पार्ट नहीं है, बच्चों ने लेफ्ट करना शुरू कर दिया, मतलब नीट में इंटरेस्टेड नहीं हो, सिर्फ सीबीएसई तक ही मतलब इंटरेस्टेड हो, है ना। डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, इसके लिए हमारे पास दो कंडीशन है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट कंडीशन क्या है, वी नीड टू कंसिडर, हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, ओनली दोज फोर्सेस, कौन से वाले बता सकते हो, ओनली दोज फोर्सेस विच लाई इन द प्लेन, ओनली दोज फोर्सेस विच लाई इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। देखिए समझिए, जिस एक्सिस के अलोंग आपकी बॉडी रोटेट कर रही है, सपोज ये एक्सिस है जेड एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एंड वाई, तो ये देखिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है कुछ इस तरीके से, तो आपकी बॉडी जेड एक्सिस के तो अलोंग रोटेट कर रही है, और कौन से प्लेन में रोटेट कर रही है, एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर रही है। तो यहाँ से ये बोल रहा है कि वी नीड टू कंसिडर ओनली दोज फोर्सेस, we have to consider only those forces which are lying in a plane perpendicular to the axis। तो जो फोर्सेस एक्स वाई प्लेन के अंदर लग रहे हैं हमें उन्हीं को कंसिडर करना है, बाकी फोर्सेस को हमें कंसिडर नहीं करना है। तो इस एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे कौन से प्लेन में फोर्सेस लगेंगे उनको हमें कंसिडर करना है, जो फोर्सेस एक्स और वाई प्लेन में लग रहे हैं उन्हीं को हमें क्या करना है, कंसिडर करना है। सपोज एक फोर्स हो तो जेड एक्सिस के अलोंग भी लग रहा हो, क्या उसको कंसिडर करोगे, नहीं, जेड एक्सिस के अलोंग वाला फोर्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो फोर्स क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, किसके, एक्सिस ऑफ रोटेशन के, तो उसको हमें कंसिडर नहीं करना है। समझ आ गया। सेकंड इज, ये तो हमें क्या, हमने किसको कंसिडर किया, फोर्सेस को, अब हम किसको कंसिडर करेंगे कि कौन से, देखो लिखी देती हूँ मैं, वी नीड टू कंसिडर
ओनली दोज कंपोनेंट्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, याद है ना हमने पोजीशन वेक्टर जो आपका आर था उसके भी कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड किया था, ठीक है। तो हमें यहाँ पे आर के पोजीशन वेक्टर आर के कौन से कंपोनेंट्स हमें लेने हैं, तो वी नीड टू कंसिडर ओनली दोज कंपोनेंट्स। देखिए दो ही कंपोनेंट होते हैं, या तो आर कोस थीटा या फिर आर साइन थीटा, तो ओनली दोज कंपोनेंट्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर को किससे डिनोट करते हो, आर से डिनोट करते हो। तो ओनली दोज कंपोनेंट्स ऑफ पोजीशन वेक्टर विच आर अगेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग, द एक्सिस ऑफ रोटेशन के जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, उसी पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट को हमें लेना है। देखिए सपोज आपके पास ये पोजीशन वेक्टर, सॉरी ये आपके पास रोटेशन है, ठीक है, जेड एक्सिस के लोग आपकी बॉडी क्या कर रही है बेटा, रोटेट कर रही है, और आपका जो पोजीशन वेक्टर है वो कुछ इस डायरेक्शन में गिवन है, ये आपके पास आर गिवन है। तो आप आर क्या करोगे, आर को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दोगे, एक तो ये और एक ये। सपोज ये है आपके पास थीटा, तो ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आर कोस थीटा, और ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, आर साइन थीटा। तो आपको यहाँ से कौन सा कंपोनेंट लेना है पोजीशन वेक्टर का, वी नीड टू कंसिडर ओनली दोज कंपोनेंट्स ऑफ पोजीशन वेक्टर which is perpendicular to the axis of rotation। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन z है, मतलब ये है। तो देखिए आर साइन थीटा तो इसके अलोंग है एक्सिस ऑफ रोटेशन के, लेकिन आर कोस थीटा क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। तो वी हैव टू कंसिडर आर कोस थीटा विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये दो आपके पास क्या है, हम लोगों ने इसको समझने के लिए ये दो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के बेस पे अब देखिए ये समझ आ गया अच्छे से। तो अगर ये समझ आ गया तो बस अब आगे कुछ नहीं है। देखिए सपोज एक आपके पास बॉडी है, उसको आप जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहे हो, तो इस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। सपोज ये फर्स्ट पार्टिकल है m1 जिसका मास है, और इट इज प्रेजेंट एट ए डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सपोज आपने क्या किया, इस बॉडी को रोटेट करने के लिए, क्योंकि सारे पार्टिकल्स को रोटेट कर रहे हैं, सारे पार्टिकल्स एक साथ रोटेट हो रहे हैं, जिनकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा, वो सबकी क्या होगी, सेम। लेकिन लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, सारे पार्टिकल्स की डिफरेंट होगी। मैंने आपको बताया था, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी होती है वो आर ओमेगा होती है। आर मतलब डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखिए कोई पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है, कोई यहाँ प्रेजेंट है, कोई यहाँ प्रेजेंट है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से बेटा सारे पार्टिकल्स का डिस्टेंस तो अलग अलग है ना, तो अलग अलग है, इसीलिए हर पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो तो डिफरेंट होगी, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी होगी वो सबकी क्या होगी, सेम होगी। सारे के सारे पार्टिकल्स एक साथ एक रोटेशन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस बॉडी को रोटेट करने के लिए थ्रू ए स्मॉल एंगल, सपोज यहाँ पे एक पार्टिकल ले लो, यहाँ पे इस बॉडी का एक पार्टिकल प्रेजेंट है, तो कितनी पोजीशन पे है, जिस जो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल रोटेट होके यहाँ पहुंच गया पी डैश पोजीशन पे, और अपनी ही ओरिजिनल पोजीशन, ये इसकी पोजीशन थी, उस पोजीशन के साथ अब ये कितना एंगल बना रहे हैं, डी थीटा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक रोटेट करने के लिए आपको कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन भी करना पड़ा होगा। तो जो वर्क डन यहाँ से रहा होगा वो कितना रहा होगा, डी डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, और अमाउंट ऑफ वर्क डन यहाँ पे कौन रोटेट करेगा, फोर्स या टॉर्क। देखिए आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। लेकिन यहाँ पे हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्स की जगह हम लिखेंगे टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा या डी थीटा। तो डी डब्ल्यू की बात कर रहे हो तो ये आपके पास आएगा टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, ठीक है। अब देखिए ये तो हमने क्या लगाया, एक फोर्स लगाया, और एक फोर्स के लगाने से यहाँ पे फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, टॉर्क, ठीक है। तो एक फोर्स की वजह से जो टॉर्क यहाँ पे क्रिएट हुआ वो कितना हुआ, टाउ 1 या टॉर्क 1, और आपका जो पार्टिकल है वो कितने एंगल से रोटेट हो गया है, डी थीटा से। ऐसे ही बहुत सारे फोर्सेस यहाँ पे लग सकते हैं, और बहुत सारे फोर्सेस की वजह से यहाँ पे टॉर्क भी बहुत सारे होंगे, टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, इस तरीके से होंगे। तो आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट टॉर्क जिसकी वजह से बॉडी रोटेट कर रही है वो कितना होगा, वो आपके पास होगा, इन सबका अगर वेक्टर सम ले लो
तो आपको आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास टोर्क आ जाएगा कितना, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 अप टू टाउ n। जितने भी पार्टिकल, जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे उन सब की वजह से ये टोर्क आपके पास। तो सिंपली आपके पास जो डी डब्ल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, टोर्क इंटू डी, सॉरी डी थीटा। और डी थीटा आपके पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है बेटा। अब देखो, अगर इसी रिलेशन को अगर आप फोर्स से कंपेयर करो तो ये होगा कि जो आपके पास टोर्क है उसको रिप्लेस कर देते थे फोर्स से, और जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपके पास ds होता है तो यहाँ पे डी थीटा होता है। ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट नहीं डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो देखिए ये आपके पास हो जाएगा डी डब्ल्यू ओवर डी टी, और ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। ये चीज समझ आई। तो डी डब्ल्यू ओवर डी टी, तो हमारे पास डी डब्ल्यू ओवर डी टी ही रहेगा, टोर्क को हम टोर्क ही रखेंगे। और ये देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल गिव यू एंगुलर वेलोसिटी। समझ आया। अगर ds बाई dt को वहां पे क्या लिखते थे, वेलोसिटी लिखते थे ना, तो यहाँ पे भी ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज कर रहे हो तो वो आपको क्या देगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये आपके पास आ गया ओमेगा। और देखिए अमाउंट ऑफ या रेट ऑफ अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क, वो आपके पास क्या होता है, पावर। तो आपके पास आ गया पावर इज इक्वल टू ये। कोई डाउट? यस है तो अभी बता दीजिए। वहां पे हम पावर को क्या लिखते थे, पावर को हम लिखते थे फोर्स इंटू वेलोसिटी, यही लिखते थे बेटा। अगर आप कंपेयर करना चाहो तो देखिए यहाँ पे पावर पावर ही है, फोर्स के एनालॉगस हम रोटेशनल मोशन में जो क्वांटिटी लेते हैं वो कौन से लेते हैं, टॉर्क। ये आपके पास वेलोसिटी है, ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है, ये आपके पास लीनियर वेलोसिटी है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये आपके पास एक टॉपिक था जो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा और अगर आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूं तो देखिए अभी आपने लिखा कि आपके पास जो डी डब्ल्यू ओवर डी टी है, यहां से डी डब्ल्यू ओवर डी टी को आपने क्या लिखा, ये लिखा, ये रिजल्ट। बाकी को सबको बेशक से रब कर दीजिए, जरूरत नहीं है। तो देखिए अब आप क्या करोगे, यहाँ पे कल हमने ओमेगा की वैल्यू निकाली थी, रिलेशंस निकाले थे आपके पास। तो ये आपके पास क्या आया था, ये आपके पास आया था, यहाँ पे आप देखिए जो, सॉरी ओमेगा नहीं, ये वाली वैल्यू डब्ल्यू, इसको हमने क्या लिखा था, हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। ठीक है, हमने जैसे काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी ना लीनियर मोशन के अंदर, वो थी आपके पास हाफ mv स्क्वायर, ये स्टडी की थी ना। इन द सेम वे बेटा कल हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन स्टडी की थी, तो हाफ तो हाफ ही रहेगा। जैसे आप लीनियर मोशन में मास की बात करोगे, मास के एनालॉगस हम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की बात करेंगे। ये लीनियर वेलोसिटी है, तो लीनियर वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास ये आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो थी वो किसके इक्वल थी, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन था, उसी को हमने क्या माना था कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द काइनेटिक एनर्जी। और ये था, तो हम यहाँ पे W को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, और ये आपके पास किसके इक्वल है, टाउ ओमेगा के इक्वल है। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ये कर सकते हो, अगर हम ये अज्यूम कर लें कि जो ये आई है ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, एंड मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, मतलब मास ऑफ द बॉडी और साइज ऑफ द बॉडी एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन कोई भी टाइम के अलोंग चेंज नहीं हो रहे हैं, उस केस में देखिए डी बाई डी टी का मतलब है कि ये सारी क्वांटिटीज टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन अगर हम ये मान लें कि हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ये देखिए डी डब्ल्यू बाई डी टी के इक्वल क्या था, टाउ ओमेगा था। ठीक है, इस ओमेगा को आप क्या रख सकते हो, यहाँ पे आप रख सकते हो, अभी हमने निकाला था, अच्छा आपने ओमेगा की वैल्यू, ठीक है,
देखो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ये जो हमने लिखा था इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए बेटा 1/2 ये तो आई ही रहेगा, और डी बाई डी टी करोगे किसका, ओमेगा स्क्वायर का। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1/2 आई इंटू ये क्या आएगा, देखिए ये आपके पास 2 तो आगे आ जाएगा। पावर का कैसे डिफरेंशिएशन करते हो, पावर का डिफरेंशिएशन करते हो, पावर आपके पास आगे आ गई, एंड दिस इज पावर में से एक माइनस कर देते हो, तो पावर में से एक माइनस करोगे 2 - 1 तो ये ओमेगा ही रहेगा, और साथ में क्या आ जाएगा बेटा, ओमेगा का भी डिफरेंशिएशन करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, ये आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। ये आपके पास आया आई ओमेगा, और इसको क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज करोगे तो क्या होगा, डीवी बाई डी को क्या लिखते थे, एक्सेलरेशन लिखते थे ना। तो यहाँ पे अगर ये लीनियर एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगी कितनी, अल्फा। तो देखो आपके पास डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी किसके इक्वल आ गया, आई ओमेगा अल्फा, और ये डी ओमेगा बाई डी टी किसके इक्वल है, टाउ ओमेगा के। तो यहाँ से देखिए थोड़ी सी पजलिंग यूनिट है, पजलिंग नहीं है, बस आपको याद रखना है कि कहाँ से क्या हो रहा है, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो टाउ ओमेगा आपके पास कितना आ गया, आई ओमेगा अल्फा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल कर सकते हो, टाउ किसके इक्वल आ गया है, आई अल्फा के इक्वल आ गया है। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत, देखिए जब करने बैठोगे तो सब सोल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, बस लास्ट टॉपिक है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन क्या होता है, बस यहाँ पे 3 डायग्राम्स कराऊंगी और समझ आ जाएगा। देखिए आपने ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ा है, ठीक है, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, फोर्स की बात करते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन हमने स्टडी किया था, हमने बताया था कि जो रिजिड बॉडी है उसमें ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, सेकेंड मोशन कौन सा हो सकता है, रोटेशनल मोशन हो सकता है। लेकिन आज हम कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं रोलिंग मोशन, ठीक है। तो रोलिंग मोशन का अगर आप कॉमन एग्जांपल देना चाहो तो बता सकते हो, सबसे कॉमन एग्जांपल है हमारी डेली लाइफ का, जैसे कि आपको पता है सारे ही व्हील्स कौन सा मोशन करते हैं, कनिका, ये साक्षी, संगीता, मनीषा, रियाज, और कौन कौन है, एकता, प्रियंका, देखो भाई रोलिंग मोशन व्हील्स आपके होते हैं, वो रोलिंग मोशन में है, ठीक है, सबसे कॉमन एग्जांपल है आपका। तो सारे के सारे व्हील्स हमारे कौन सा एग्जाम, सॉरी कौन सा एग्जाम नहीं, कौन सा मोशन परफॉर्म करते हैं, रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन को स्टडी करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स लेते हैं हम जिनमें अगर सपोज किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी इंक्लाइन प्लेन से अगर यहाँ से छोड़ दें तो उसके अंदर भी कौन सा मोशन होगा, वो विदाउट स्लिपिंग रोल करता हुआ डाउन आएगा, ठीक है, तो इसको पढ़ना जरूरी है। तो देखिए बेटा जो ये रोलिंग मोशन है ना, वो आपका है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन आपने स्टडी किया कि एक लीनियर मोशन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो मोशन होगा वो क्या होगा, लीनियर मोशन होगा। रोटेशनल मोशन क्या होगा, अगर ये बॉडी है इसके ऊपर आप एक लीनियर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा दो और एक लीनियर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा दो, तो ये बॉडी क्या करेगी, ट्रांसलेशनल मोशन ना करके कैसा मोशन परफॉर्म करेगी, रोटेशनल मोशन, क्योंकि यहाँ पे कपल ऑफ फोर्सेस है, ठीक है, कपल ऑफ फोर्स है दोनों और उन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो ये फोर्स इसको इस डायरेक्शन में मूव कराएगा, ये इस डायरेक्शन में मूव कराएगा, एंड अ बॉडी विल रोटेट। तो रोलिंग मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू, कैसे देखो, यहाँ पे मैं कुछ डायग्राम्स बना रही हूँ आपके लिए, 3 डायग्राम्स व्हील्स के, जो कि आपकी बुक में भी गिवन है। देखिए ये आपके पास एक व्हील है, ठीक है, ये आपके पास व्हील है, सबको पता है व्हील में कुछ आपके पास कुछ इस शेप का होता है, ठीक है बेटा। इस व्हील पे अगर हम रोटेशन की बात करें कि अगर इसका मोशन कैसा है, प्योर रोटेशनल मोशन है, ठीक है, तो प्योर अगर रोटेशनल मोशन है तो सारे के सारे पार्टिकल्स इस सेंटर ऑफ मास के अलोंग साथ में क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। तो देखिए जो रोटेशन के केस में एक फोर्स
इस डायरेक्शन में लगना चाहिए, एक फोर्स मैंने बताया था ऑपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास स्पीड होगी, लीनियर स्पीड की मैं बात कर रही हूँ, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लेके जाएगा, और किस स्पीड से लेके जाएगा, वो आपकी स्पीड होगी v से। और अगर मैं इसको लिख दूं v इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास, कि सेंटर ऑफ मास को ये क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और ये जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए होता है, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही होगी, ये फोर्स इस डायरेक्शन में पुश करेगा, तो यहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी माइनस ऑफ VCM। समझ गए क्यों माइनस ऑफ VCM, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है, अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, सॉरी क्लॉकवाइज ही होगा मोशन, तो ये देखिए इसकी डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, लेकिन इसकी डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट, तो दोनों ही आपके पास जो वेलोसिटीज होंगी वो क्या होंगी, ऑपोजिट होंगी, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। तो अब इस बॉडी का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, प्योर रोटेशनल मोशन होगा, और आपकी बॉडी रोटेट करेगी कुछ इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन कौन सी होगी बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, और एंगुलर स्पीड यहाँ पे क्या होगी, ओमेगा, ठीक है। और ये होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ, या पॉइंट ओ यहाँ पे क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये कौन सा मोशन हो गया, प्योर रोटेशनल मोशन हो गया। अगर हम बात करें प्योर ट्रांसलेशनल मोशन की, तो ट्रांसलेशनल मोशन में याद रखिए ये कपल नहीं बनना चाहिए, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं होनी चाहिए। आपकी बॉडी रोटेशनल सॉरी ट्रांसलेशनल मोशन में कब आएगी, अगेन आपके पास ये एक व्हील है, ये आपके पास इस व्हील का सेंटर है, और ऐसे होता है आपका व्हील। तो जो फोर्स यहाँ पे लगने चाहिए वो किस डायरेक्शन में लगेंगे, या तो इस डायरेक्शन में लगे सारे ही लेफ्ट के अलोंग, या फिर राइट के अलोंग, तभी आपकी बॉडी क्या कर पाएगी, मूव कर पाएगी ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर। तो ये है आपके पास प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। देखिए इसमें भी बॉडी का जो मोशन है, स्पीड है, वो कुछ इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे भी आपके इस डायरेक्शन में है, और ये भी आपकी देखिए इस डायरेक्शन में है। तो ये मोशन आपका कैसा होगा, कंप्लीट प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। देखिए मैंने यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नहीं बनाई है, तीनों ही लीनियर वेलोसिटी है जिनका आपके पास मैग्नीट्यूड कितना है, v और v, ठीक है। अब देखिए थर्ड टाइप का मोशन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें जो मोशन मिलेगा वो कौन सा होगा, रोलिंग मोशन होगा बेटा। देखिए कैसे, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू है, और कॉम्बिनेशन ऑफ टू से हमने एक मोशन क्रिएट किया, और वो मोशन आपके पास कौन सा है, दिस इज रोलिंग मोशन। अब इस रोलिंग मोशन में क्या होगा बेटा, आपका जो व्हील है वो रोटेट करेगा विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और यहाँ पे जो अपर एंड पे जो वेलोसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड होगा कितना, ट्वाइस ऑफ VCM, जिससे आपका सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसका डबल, ठीक है। ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है VCM, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या होगी बेटा, देखिए ये सेंटर ऑफ मास, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी माइनस ऑफ VCM, ठीक है, प्लस क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जाएगा, रोलिंग मोशन है, तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी उसको माइनस हम VCM ले लेंगे, और ये जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। अब या फिर ये कहिए ये जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो जो ये जो एंड रहेगा व्हील का वो ऑलमोस्ट ग्राउंड सरफेस के साथ हमेशा टच में रहेगा, तो ये हम ये बोल सकते हैं कि ये ग्राउंड के साथ किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो देखिए यहाँ से वेलोसिटी भी क्या है, जीरो है, और आपका व्हील क्या करेगा, यहाँ पे रोल करेगा, ठीक है। इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, रोलिंग मोशन बोलेंगे, ठीक है, जिसमें आपका जो अपर एंड जो है, टॉप वाला जो वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी आप क्या ले रहे हो, ज्यादा ले रहे हो, सेंटर ऑफ मास से डबल ले रहे हो, सो दैट जो आपका मोशन होगा वो क्या आए, रोटेशनल भी रहे और ट्रांसलेशनल भी रहे, ठीक है, जीरो ना हो जाए इसकी तरह यहाँ पे दोनों को मिला के, ठीक है बेटा। तो ये आपका था रोलिंग मोशन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल मोशन। अब हमें काइनेटिक एनर्जी जो मैंने आपको बताई अभी, हाफ क्या बताया था, आई ओमेगा स्क्वायर, ये बताई थी ना, इसको मैं प्रूव करना है कि ये आई कैसे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन ये मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा इसका डेरिवेशन कर लेते हैं सो दैट आप याद रखो।
तो रोलिंग मोशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल, यही है। तो रोलिंग मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होगा सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू रोटेशनल मोशन। मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी रोलिंग मोशन के अंदर, वो सम होगा किसका? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल। रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल को ही हम क्या कहेंगे? रोलिंग। तो एनर्जी भी दोनों का सम होगी। तो अब देखिए ट्रांसलेशनल के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी? आपको पता है ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर मोशन। अभी मैंने व्हील के ऊपर तीनों जो आपकी जो इसका मोशन था वो कुछ एक ही डायरेक्शन में होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। तो हम वहां पे जो एनर्जी लिखेंगे वो लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ये लीनियर वेलोसिटी की बात करेंगे, और हम यहाँ से लिख देंगे हाफ एम वी सी एम स्क्वायर। ये चीज क्लियर है? अब काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशन के अंदर होगी वो होगी हाफ। अब यहाँ पे हम मास को हम रिप्लेस करते हैं किससे? या मास एनालोगस है किससे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। और वी आपका एनालोगस है किससे? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर से। ये चीज क्लियर है? तो ये दोनों हमारे पास वेलोसिटीज आ गई हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ रोलिंग बॉडी वो कितनी होगी बेटा? वो इन दोनों का सम होगी। तो वो होगी हमारे पास हाफ एम बी स्क्वायर सी एम प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये किसी को दिक्कत? तो देखिए v लीनियर वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो? r ओमेगा लिख सकते हो। तो vcm को क्या लिख सकते हो आप? vcm को लिख सकते हो r ओमेगा। ठीक है, तो r ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आप देखिए क्या आएगा? हाफ m। और इसको क्या लिख सकते हो बेटा आप? इसको लिख सकते हो r ओमेगा, यहाँ से vcm को, इसको आपने लिख दिया r ओमेगा का स्क्वायर। ये चीज क्लियर हुई? और देखिए ये जो ओमेगा है, इस ओमेगा को क्या लिख सकते हो? यहाँ से VCM बाई आर लिख सकते हो। तो देखिए ये आपके पास क्या आएगा? ये आपके पास आएगा, ये सिंपली आपके पास आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन इज इक्वल टू हाफ, इन सबको जब रख दोगे यहाँ पे, इस आर की जगह पुट कर दोगे क्या? VCM। देखिए यहाँ पे हमने रखा m, ये r को r ही रहने दो, और ओमेगा स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर है ये, तो आर स्क्वायर रखा, ओमेगा स्क्वायर को रिप्लेस कर दो किससे? वी स्क्वायर सी एम ओवर आर स्क्वायर। तो देखिए सेम वही आप आगे आपके पास, प्लस इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो आप हाफ आई। देखिए कल हमने निकाला था जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, वो इक्वल होता है बेटा एम के स्क्वायर के। एम मास ऑफ द बॉडी, के इज एक्सिस, मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे जो आपकी बॉडी है उसका, या सेंटर ऑफ मास जहाँ पे है, कंप्लीट मास जहाँ पे आप किसी एक पॉइंट पे अगर ये मान लो कि यहाँ पे कंप्लीट मास कंसंट्रेटेड है, उस पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। तो यहाँ पे के को आप रिप्लेस कर सकते हो किस, सॉरी आई को रिप्लेस कर सकते हो किससे? एम के स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा एम के स्क्वायर, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर को अगेन आप रिप्लेस कर दो v बाय आर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा VCM और ये आर स्क्वायर। ठीक है, इसको इरेज करके लिख रही हूँ थोड़ा सा ढंग से। किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही? मैं सब सो गए हो, समझ नहीं आ रहा है? पवन समझ आ रहा है? तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी आ गई कितनी? हाफ एम, यहाँ से देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हाफ VCM स्क्वायर प्लस हाफ आई, सॉरी आई को तो रिप्लेस कर दिया था ना, एम के स्क्वायर, और यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है? कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो ये आपके पास आ गया वी स्क्वायर सी एम ओवर आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? कुछ कॉमन ले सकते हो, हाफ हाफ कॉमन ले सकते हो। ये भी बेटा कैपिटल एम ही रहेगा, मास ऑफ द बॉडी, एम कॉमन आ जाएगा, और वी स्क्वायर सी एम कैंसिल हो जाएगा, सॉरी कॉमन आ जाएगा। तो ये आपके पास होगा हाफ एम वी स्क्वायर, वन प्लस यहाँ से तो वन ही होगा, और यहाँ से क्या बाकी रहा? ये के स्क्वायर है और अपॉन में आर स्क्वायर।
ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, याद रहेगी। इसके बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल्स आपको क्या करने हैं, निकालने हैं, समझने हैं, और पेपर में अगर आते हैं तो करने भी हैं। देखिए, इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना बेटा, वो कुछ इस तरीके से आते हैं। देखिए, मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा देती हूँ। न्यूमेरिकल्स वैसे हम कल करेंगे। एक आपको गिवन है, इसी से रिलेटेड कुछ स्पेशल केस है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। और देखिए, रोलिंग मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, क्योंकि रोलिंग मोशन सिलेंडर का हो सकता है, सॉलिड सिलेंडर का हो सकता है, होलो सिलेंडर का हो सकता है, किसी का भी आपके पास रोलिंग मोशन हो सकता है। तो देखिए, ये बोल रहा है, इफ द रोलिंग मोशन इज ए सॉलिड सिलेंडर, आपके पास क्या है, सॉलिड सिलेंडर आपको गिवन है। उस सॉलिड सिलेंडर का आपको क्या निकालना है, रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इस सॉलिड सिलेंडर की। तो कैसे निकालोगे, सॉलिड सिलेंडर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था बेटा, वो हमने निकाला था, कितना था, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर था, और उसका एम आर स्क्वायर, और ये आपके पास इक्वल था, और ये एम के स्क्वायर था, और ये आपके पास था हाफ के एम के स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। अब हमें क्या करना है, आई की वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो यहाँ से ये देखिए, आई इज इक्वल टू आएगा आपके पास एम के स्क्वायर, और इज इक्वल टू हाफ एम, सॉरी ये आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप लेते हो ये, और ये है आपके पास रेडियस, ठीक है। तो रेडियस की टर्म में लोगे तो ये, और इन दोनों से यहाँ से k बाई आर का रेशियो निकाल लोगे आप, एम से एम तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का अगर रेशियो निकालते हो तो वो आपके पास आएगा 1/2। तो देखिए, यहाँ पे आपके पास k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या आएगी, हाफ एम वी स्क्वायर सी एम इंटू 1 प्लस, ये आप पुट कर दीजिए, ये कितना है 1/2। तो मतलब ये आप क्या करना है, सिर्फ आपको लर्न करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास कुछ बॉडीज है, उनकी जो शेप है वो रेगुलर शेप है, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, तो उसको यूज करके हर केस में आप क्या करोगे, k बाई आर की वैल्यू निकाल लोगे, वो यहाँ पे रख दोगे, और काइनेटिक एनर्जी सारी बॉडीज की आप निकाल सकते हो, ठीक है। लास्ट केस में हमारे पास सबसे ज्यादा जो नीट में न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो इस डेरिवेशन पे पूछा जाता है। देखिए, डेरिवेशन थोड़ी सी लेंदी है, लेंदी नहीं है, आपको समझ आएगी अच्छे से। आपके पास ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन मतलब ये जो प्लेन है, इट इज मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, सरफेस के साथ कुछ एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है बेटा। और यहाँ पे आपने क्या किया है, एक सॉलिड सिलेंडर को आप रोल करा रहे हो, ये सॉलिड सिलेंडर है, ये विदाउट स्लिपिंग, ठीक है, स्लिप नहीं कर रहा है, ये रोल कर रहा है, मतलब कुछ ऐसे, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी के साथ और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के साथ ये ऐसे रोल करता हुआ नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मोशन ऑफ ए सिलेंडर रोलिंग, ये मोशन कैसा है, रोलिंग मोशन है सिलेंडर का, रोलिंग बट विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिप नहीं कर रहा है ये, विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, ये आपके पास डेरिवेशन का नाम होगा। और यू कैन से सिलेंडर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग डाउन ए रैंप, एक जो सिलेंडर है वो रोल करता हुआ, ना कि स्लिप करता हुआ नीचे आ रहा है, डाउन ए रैंप, एक रैंप से रोल, एक रैंप पे रोल करता हुआ नीचे की तरफ उसका मोशन है। तो हमें इसको समझना है कि उसका जो मोशन है वो कैसा मोशन होगा। तो देखिए, यहाँ से आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप एक चीज समझ जाइए, ये जो सिलेंडर है इसका कुछ वेट भी होगा। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी, यही लिखते हैं हम। तो वेट की वजह से जो फोर्स लग रहा है, ये थीटा है बेटा, ये सेंटर मान ले,
तो जो यहाँ पे फोर्स कितने लगेंगे, तो एक फोर्स तो होगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कुछ इस देखिए इस डायरेक्शन में नहीं, क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, तो जो वेट की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कौन से डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जितना इसका मास है और जितना इसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है वो। ठीक है बेटा, अब देखिए इस mg को आप दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दोगे, एक कंपोनेंट तो ये थीटा वाला और एक कंपोनेंट ये, तो ये कंपोनेंट कौन सा होगा, ये कंपोनेंट होगा mg cos थीटा और ये कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। ये समझ गए। अब देखिए जब ये रोल कर रहा है तो उस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी मिलेगा आपको, जो इसके मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा बेटा अलोंग द रैम्प, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मोशन इस सिलेंडर का डाउनवर्ड डायरेक्शन में है अलोंग द डाउन ऑफ द रैम्प, तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो कि अपोज करेगा इसके मोशन को। ये समझ आ गए। तो जो फ्रिक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। समझ आया बेटा। अब देखिए आपने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा होगा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर ये सिलेंडर इस इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर अपने वेट की वजह से एक फोर्स लगा रहा है, तो ये इंक्लाइंड प्लेन भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। समझ रहे हो, अगर ये इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है तो इस इंक्लाइंड प्लेन का भी तो कुछ रिएक्शन होगा, तो ये भी तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये जो प्लेन है इंक्लाइंड प्लेन, ये भी एक फोर्स लगाएगा जिसको हम बोल लेंगे फोर्स ऑफ रिएक्शन, जो कि जस्ट ऑपोजिट होगा किसके, mg cos थीटा के। समझ गए। तो यहाँ पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, यहाँ पे एक तो वेट की वजह से फोर्स लग रहा है mg, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसके हमने दो कंपोनेंट्स कर दिए हैं, mg cos थीटा और mg sin थीटा। एक फोर्स फ्रिक्शन का लग रहा है जो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। एक है रिएक्शन का, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स, जो कि रिएक्शन किसकी है, इस इंक्लाइंड प्लेन की। तो इस mg cos थीटा के जस्ट ऑपोजिट है r वाला फोर्स। ये चीज सबको समझ आई कि यहाँ पे फोर्सेस कितने लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं। क्लियर है बेटा। ठीक है, अब देखो जो आपका ये मोशन है इस व्हील का, वो मोशन तो किस में है, इस सरफेस के अलोंग है, ऑपोजिट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है। ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग ही है इसका मोशन, मतलब इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ये रोल करता हुआ आ रहा है, मतलब इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल है इसका फोर्स, मतलब इसका मोशन। परपेंडिकुलर तो कोई फोर्स इसका मोशन है ही नहीं, क्या ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, फोर डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं। तो मतलब ये जो व्हील है हमारे पास है, सिलेंडर है, सिलेंडर का मोशन इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर में है ही नहीं, सिर्फ किस कौन से डायरेक्शन के अलोंग है, इस डायरेक्शन के अलोंग, जो कि क्या है, इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल है। तो यहाँ पे जो r cos थीटा है, r cos थीटा क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, r cos थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और ये mg cos थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और ये r भी बेटा किसके है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो ये r है वो किसके इक्वल होगा, mg cos थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ही फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, mg का cos कंपोनेंट mg cos थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसके जस्ट ऑपोजिट एक दूसरा फोर्स है r cos थीटा, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। अब देखिए लीनियर एक्सेलरेशन अगर a है, ठीक है, इस सिलेंडर का, क्योंकि मोशन इज सम ऑफ लीनियर एज वेल एज रोटेशनल, तो लीनियर मोशन में क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी कौन सी, लीनियर एक्सेलरेशन a, और मास भी है इस सिलेंडर का, तो लीनियर मोशन में जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, m इंटू ए। ये चीज क्लियर है बेटा। और एक्सेलरेशन होगी, ये जो एम ए वाला फोर्स होगा वो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, देखिए mg sin थीटा तो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन के अलोंग होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी इसकी, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो सिर्फ इसी एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स लगेगा इस रोलिंग सिलेंडर के ऊपर, तो देखिए एक फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है जो इसके मोशन को हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है जो इसके मोशन को अपोज कर रहा है। तो नेट फोर्स
ऑन द रोलिंग सिलेंडर, वो कितना होगा बेटा mg sin थीटा, क्योंकि इस डायरेक्शन में है और F फ्रिक्शन वाला फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो गया नेट फोर्स ऑन द रोलिंग सिलेंडर। ठीक है, ये है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, F इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि ये भी फोर्स है और ये भी नेट फोर्स है, तो ये दोनों यहाँ से क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसमें किसी को कोई डाउट, नो। अब देखो यहाँ पे आपको पता है जो टॉर्क यहाँ पे, क्योंकि अब बात करते हैं रोटेशनल मोशन की, ये तो हो गया लीनियर मोशन, अब ये रोटेट भी तो कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्रिएट हो रही है अल्फा। तो अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क क्या होता है, एफ क्रॉस आर होता है, ये चीज क्लियर है। और अगर इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो उस केस में देखिए आपने क्या लिखा, F इज इक्वल टू एम ए लिखा, तो टॉर्क को हम क्या लिखेंगे, I इज एनालोगस टू A एंड I इज एनालोगस टू मास एंड एक्सेलरेशन इज एनालोगस टू अल्फा। तो यहाँ से देखिए आपके पास टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ गया, I अल्फा। ठीक है बेटा, ये दोनों चीज क्लियर है। तो यहाँ से आपके पास जो ये एक्सेलरेशन है अल्फा, इसको क्या लिख सकते हो, ये आपके पास होती है R, सॉरी जो लीनियर एक्सेलरेशन ए होती है वो होती है आर अल्फा। ठीक है, तो इस अल्फा को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, ए बाई आर से। यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बाई आर, तो टॉर्क आपके पास क्या आ जाएगा, आई, और अल्फा को रिप्लेस कर दो ए बाई आर से। ये कोई प्रॉब्लम किसी को समझ नहीं आया हो कैसे किया हमने। अब हम सिंपली क्या करेंगे, अब हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, हमने किसकी वैल्यू निकाल ली है, ये देखिए यहाँ से आपके पास टॉर्क की वैल्यू क्या थी, एफ क्रॉस आर। ठीक है, और हमने एक टॉर्क की वैल्यू और निकाली थी आई ए बाई आर, तो ये भी टॉर्क है और ये भी टॉर्क है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए जैसे हमने यहाँ पे इक्वेट किया था। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ क्रॉस आर, क्योंकि टॉर्क के इक्वल है ये वैल्यू, और ये वैल्यू भी किसके इक्वल है, टॉर्क के इक्वल है, तो ये आपके पास आ जाएगा आई ए ओवर आर। ये चीज समझ आई। तो देखिए यहाँ से आपके पास अगर हमें f को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाना हो और f की वैल्यू निकालनी हो, तो f क्या हो जाएगा, ये r डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा आई ए बाई आर स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया हमने क्या किया, f की वैल्यू निकालनी है आई ए बाई आर स्क्वायर, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए आप। ठीक है, इसमें तो यहाँ पे जब आप इस f को पुट करोगे तो कितना आएगा, देखो ये बाकी सब आप रब कर दो, किसी की कोई जरूरत नहीं है। ये आपके पास आ जाएगा F इज इक्वल टू एम ए, बेटा एम जी नहीं था, एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस F को रिप्लेस कर दो बाई आई ए ओवर आर स्क्वायर से। ये चीज समझ आई। अब देखो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो, ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, पहले तो ऐसे करो, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एम ए प्लस आई ए ओवर आर स्क्वायर, और ये आपके पास हो जाएगा एम जी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हो, ए दोनों में कॉमन ले सकते हो, तो ए कॉमन लेके ये आपके पास क्या आ जाएगा, एम, ये आपके पास हो जाएगा आई, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। क्लियर, और ये हो गया आपके पास एम जी साइन थीटा। किसी को कोई डाउट यहाँ पे, क्या किया कैसे किया, सिर्फ डेरिवेशन चल रही है और कुछ नहीं हो रहा है, सिंपली उसकी वैल्यू उसमें पुट की जा रही है, उसकी वैल्यू उसमें पुट की जा रही है, बस रिजल्ट तक पहुंचना है कैसे भी। अब देखिए ए की वैल्यू, इफ यू वांट टू मेक एक्सेलरेशन एज सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपके पास एम जी और साइन थीटा, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ गया एम प्लस आई ओवर आर स्क्वायर। कोई डाउट बेटा यहाँ तक, यस बताइए एक बार, अगर कोई डाउट है तो भी क्लियर कर लेते हैं। कोई डाउट नहीं है या है, चले आगे। अब देखिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस बॉडी का, ठीक है, ये सिलेंडर है रोल करता हुआ आएगा, बस बेटा इनफ एम आई नो
बस इसी को खत्म करते हैं, बस 3-4 लाइंस और है। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आपके पास होता है बेटा m², ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे a की वैल्यू जो निकाली वो अभी निकाल ली है। एक्सल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज m², देयरफॉर यहाँ पे आपके पास i है, तो i को अगर आप पुट करोगे यहाँ पे तो देखिए ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास mg sin थीटा, और ये बन गया m, और इसको i को अगर आप रिप्लेस करते हो m² से तो देखिए बेटा ये आपके पास क्या बन जाएगा m² ओवर r²। ये चीज समझ आई। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, m को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि न्यूमरेटर में भी कॉमन है m। यहाँ से अगर m को कॉमन लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा mg sin थीटा, ओवर m को कॉमन लिया तो ये आ गया आपके पास 1, और यहाँ से भी आपके पास m तो कॉमन आ जाएगा, ये बचा a², और यहाँ से आपके पास बचा r²। तो देखिए m से m आपके पास क्या हो गया है, कैंसिल आउट हो गया है। तो आपके पास देखो बेटा a की वैल्यू क्या आ गई है एक्सेलरेशन की, वो आ गई g sin थीटा ओवर 1 प्लस k² ओवर r²। ये चीज क्लियर है। अब देखो हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑफ सॉलिड सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी उसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा I इज इक्वल टू mr²/2, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग अगर इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सॉलिड सिलेंडर का अगर हम निकालते हैं तो वो आप टेबल में देख लेना, वो आपको मिलेगा I इज इक्वल टू mr² और ये हाफ, ठीक है। अब हमने एक्सेलरेशन अभी निकाला था, एक्सेलरेशन जो हमारे पास आई थी वो आपके पास आया था बेटा, अगर हम एक बार सोल्व ना करके जो इनिशियल में जो हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू जहाँ से ली थी, ये वाला जो मैंने अभी रब किया, यहाँ से आप क्या कर सकते हो एक्सेलरेशन की वैल्यू देख लेना, पीछे मैंने रब कर दिया है mg sin थीटा, और हमारे पास थी m प्लस ये था आपके पास i ओवर r², ठीक है, हमारे पास ऐसे था i ओवर r²। तो ये अगर i की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो देखिए ये आपके पास क्या बन जाएगा, i को आप क्या रख सकते हो हाफ m, और ये हो जाएगा आपके पास r² और एक r² डिनोमिनेटर में है तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, और m प्लस 1/m को अगर आप सम करोगे तो कितना हो जाएगा 3/2m, तो m a की वैल्यू आ जाएगी mg sin थीटा ओवर 3/2m, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 2/3g, m से m भी कैंसिल हो जाएगा, g sin थीटा, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आपके पास एक्सेलरेशन आ गया 2/3g sin थीटा, ठीक है। अगर आपके पास ये थोड़ा सा आगे रिजल्ट को बस चेंज करना है आप बेटा जस्ट, ठीक है, आपके भाई का पीटी है तो आप लेफ्ट कर जाइए। देखिए अगर a आपके पास वेरी वेरी लेस देन g है, मतलब एक्सेलरेशन इज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, इस a की वैल्यू किस में पुट करोगे, f में पुट करोगे, ठीक है। f इज इक्वल टू क्या था m इंटू a था, तो देखिए अगर आप यहाँ पे पुट करते हो, हमने ये किया था f इंटू आर इज इक्वल टू आई ए ओवर आर, यही क्या था बेटा। तो यहाँ से देखिए i इंटू ए, बस आप क्या करोगे a की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 1/3 mg sin थीटा, ठीक है। तो ये फोर्स आ जाएगा आपके पास, ठीक है बेटा। तो ये था आपके पास रोलिंग मोशन, ठीक है, कि सिलेंडर अगर आपका एक विदाउट स्लिपिंग अगर रोल कर रहा है तो रोलिंग मोशन में जो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ये फोर्स लगेगा, ठीक है बेटा। थैंक यू।